नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। आगामी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान होना है और उसी दिन गिनती भी हो जाएगी, यानी पता चल जाएगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये चुनाव एक असाधारण परिस्थिति में हो रहा है क्योंकि पिछले 21 जून को एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति सह सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया। दिन भर तो वो बिल्कुल मुस्तैदी से काम करते रहे, पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कई बैठकें भी लेते रहे, लेकिन अचानक रात को उनका त्यागपत्र आता है। और इस पर चूंकि काफ़ी खबरें मीडिया में भी आ चुकी हैं, इसलिए इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार उनके काम से खुश नहीं थी। लेकिन राजनीति भी क्या चीज़ है, जब जगदीप धनखड़ यहाँ उपराष्ट्रपति बनकर आए और फिर राज्यसभा का संचालन करने लगे तो विपक्ष उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं था। संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और फिर 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। इसलिए जो है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, दो ही काम होता है। एक राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है उनका काम, और दूसरा काम है उनका कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारण से, या वो मतलब कुछ समय के लिए नहीं रहते हैं, खाली हो जाए तो वो निधन हो सकता है, वो त्यागपत्र दे दें और जो है उनको महाभियोग ला करके हटा दिया जाए, तो अनुच्छेद 65 कहता है कि उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखेंगे। या कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति को जाना पड़ जाए, बीमार हो गए तो कुछ दिन के लिए उनको काम अगर नहीं कर पाते हैं तो वो प्रभार दे दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। तो ये जो 65 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम है वही है। और अगर कभी ऐसा मौका आता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, चाहे वो स्थायी रूप से या कुछ दिनों के लिए, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का काम देखना पड़ता है। धनखड़ के बारे में ये है कि जब वो इसके पहले राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो उस समय भी उनका बड़ा ही विवादास्पद कार्यकाल था और ये माना जा रहा था कि वो राज्यपाल के रूप में कम और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमेशा वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी अक्सर कहती थी कि एक राजा जो है सो राजभवन में बैठा हुआ है, कोई काम होने ही नहीं दे रहा है। मैंने भी एक साक्षात्कार किया था उनके साथ डीडी न्यूज़ के लिए आधे घंटे, और उसमें मैंने पूछा था कि आप पर आरोप है कि आप एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ मेरा एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि संविधान के अनुरूप जो है कोई भी राज्य सरकार काम करे। तो खैर ये तो उन्होंने कहा था, लेकिन ये माना जाता है कि उनको जो है उसी राज्यपाल के रूप में जो काम किया उसका पुरस्कार मिला और उपराष्ट्रपति उनको बनाया गया। हालांकि जब उनके नाम की घोषणा हुई एनडीए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से कि ये उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे, तो इससे लोगों को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है, बहुत बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो एक आश्चर्यजनक फैसला था भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का, लेकिन खैर वो बने। और उसके बाद यहाँ भी विपक्ष का विश्वास शुरू में नहीं जीत पाए, इसलिए 10 दिसंबर 2024 को विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि वो पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। लेकिन उसको उपसभापति ने खारिज कर दिया तकनीकी आधारों पर, और वो ये था कि इसमें जो 14 दिन के नोटिस की जरूरत है वो और नहीं पूरा किया गया है, और साथ ही उनके नाम का हिज्जा स्पेलिंग ऑफ द नेम वो जो है वो गलत है, तो इन तकनीकी आधारों पर उसको खारिज कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पहली बार आया था। इसके पहले भी 1969 में तत्कालीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेश गुप्त ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था राज्यसभा में, और उस समय भी यही आरोप लगाया गया था कि वीवी गिरि पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि वही प्रस्ताव पास नहीं हुआ, होता नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है सो अपना विरोध जाहिर करता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, सिवाय इसके कि वो जो है राज्यसभा के सभापति हैं, वही उनका मुख्य काम है। और कभी अगर पद खाली हो गया तो अनुच्छेद 65 के अनुसार वो राष्ट्रपति का काम करते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाते हैं। ये जो प्रावधान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा अवसर आता है और अगर वो सरकार को परेशान करना चाहे तो वो कर सकता है। और ऐसा हुआ है जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार मार्च में बनी, और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे
बासप्पा दानप्पा जत्ती बीदी जप्ती वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था और उन्हीं को जो है सो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जो होता है उपराष्ट्रपति के रूप में। और जब जनता पार्टी की सरकार बन करके आई तो पहला काम उसने ये किया कि 9 राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि इनको बर्खास्त करके वहां राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया जाए। ये राज्य थे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लेकिन उपराष्ट्रपति जो समय राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का काम देख रहे थे, जत्ती ने उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया कि ये जो है सो संविधान के अनुरूप नहीं होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, संवैधानिक मर्यादा के विपरीत में काम नहीं करूंगा। दस्तखत करने से उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी इन विधानसभाओं का कार्यकाल बचा हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से वहां सरकारें बनी है, फिर उसको किस तरह से भंग किया जा सकता है, वो तैयार नहीं हुए। उसके बाद जो है सरकार ने धमकी दी कि अगर राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करते हैं तो सरकार इस्तीफा दे देगी। ऐसा मधु लिमय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस धमकी के बाद जत्ती ने 2 अप्रैल 1977 को उस पर दस्तखत कर दिया और 9 राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया। जत्ती के इस निर्णय की कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की है कि वे सांविधानिक मर्यादा के अनुरूप काम कर रहे थे। उनका राजनीतिक अनुभव था, मैसूर के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मैसूर को बाद में कर्नाटक बना दिया गया और उन्होंने जो भी किया वो संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि नहीं, ऐसा जो है जब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार कुछ कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति को सरकार के साथ टकराव नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो भी हो, एक ये इतिहास है। अब ये है कि अगर हम आ जाए अभी जो जगदीप धनखड़ की बात करें तो जगदीप धनखड़ बहुत महत्वाकांक्षी हो गए थे। पहले तो विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके लिए जो है विपक्ष के ही नेता आ गए। जयराम रमेश ने यहाँ तक कह दिया कि उनको मनाया जाना चाहिए कि वो इस्तीफा वापस ले लें। वैसे ये बात आ चुकी है मीडिया में कि उनको साफ कह दिया गया था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। ये सरकार की ओर से उनको बहुत साफ संदेश दे दिया गया था और अचानक उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दिया। हालांकि ये लोग नहीं मान रहे हैं कि स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके काम से सरकार खुश नहीं थी और इसलिए ऐसा हुआ। अब वो महत्वाकांक्षी कैसे हो गए थे, इस बारे में भी काफ़ी रिपोर्ट आ गई है कि पहले तो कहने लगी कि प्रोटोकॉल में मैं नंबर 2 पे हूँ, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री से ऊपर है, इसके दफ्तर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो लगती है, फिर उपराष्ट्रपति की फोटो क्यों नहीं लगती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होना चाहिए। जेडी वांस आए थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा कि जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनको आकर के मुझे ब्रीफ करना चाहिए, मैं भी यहाँ का उपराष्ट्रपति हूँ। ये तमाम तरह की बातें वे कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी बातें और भी थी जिससे सरकार नाखुश थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जो अविश्वास ये महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया विपक्ष ने, उसको उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। वो जो कहता है कि वही जो है तात्कालिक कारण बना जो सरकार बिल्कुल नाराज हो गई, क्योंकि सरकार खुद ही लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही थी। तो इस तरह से सरकार की नाराजगी उन्होंने मोल ले ली और उनको जो है अपने पद से हटने को मजबूर होना पड़ा। अब प्रोटोकॉल की जहां तक बात है कि वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 होता है, तो इसको भी थोड़ा हम जान लें कि वैसे उपराष्ट्रपति की कोई जो है भूमिका नहीं होती है, मैंने पहले भी कहा। और 1950 के दशक में राष्ट्रपति 1 नंबर पे थे, उनके बाद प्रधानमंत्री 2 नंबर पे थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, वो तीसरे चौथे नंबर पर आते थे। और ये जो है सो जो राज्य समारोह होता था, स्टेट फंक्शन, उसमें भी प्रधानमंत्री और जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन कुछ कारणों से प्रोटोकॉल में बदलाव लाया गया। एक तो ये हुआ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, दूसरा जब टर्म उनको नहीं मिला, जब राजेंद्र प्रसाद को बना दिए तो बहुत नाराज थे। लेकिन ये कहा जाता है कि वे जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही ज़्यादा चाटुकारिता करते थे। वो इस तरह की चाटुकारिता थी, खुद नेहरू को अच्छा नहीं लगता था। जब भी विदेश जाते थे आते थे तो हवाई अड्डा चले जाते थे छोड़ने के लिए, आने पर अगवानी करने के लिए पहुंच जाते थे और भी तरीके से चमचागिरी करते थे। ये बात खुद नेहरू को अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक बात ये भी आई कि चूंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए सभापति का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पद है बहुत ही गरिमामय है। और ये माना जाता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष हो या
राज्यसभा का सभापति वो निष्पक्ष होता है, बल्कि ब्रिटेन में तो ये परंपरा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई स्पीकर होता है तो कहा जाता है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। वो जो है सो फिर किसी दल से उसका संबंध नहीं रहता है, वो बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से काम करता है। और अगर अगला चुनाव भी लड़ना होता है उसको, तो वो जो लड़ता है स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन, इस तरह से आती है ये बात कि स्पीकर जो है सो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और वो किसी पार्टी के प्रत्याशी नहीं होते हैं। और वहाँ तो ऐसा भी इतिहास है कि स्पीकर एक थे, उनका जो नाम था जॉन एवलिन डेनिसन, और उनका डेनिसन रूल भी बहुत प्रसिद्ध हो गया कि 1867 में एक विधेयक आया, वो जो था सो डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप से संबंधित था, जिस पर कि सत्ता और विपक्ष दोनों के वोट बराबर पड़े, यानी टाई जिसको कहते हैं उसकी स्थिति आ गई थी। और जब टाई होता है, जब बराबर वोट पड़ जाते हैं, तो उस पर स्पीकर का जो वोट है वो कास्टिंग वोट माना जाता है। तो स्पीकर अगर उसके पक्ष में वोट देते तो सरकार का विधेयक जो है वो पारित हो जाता है। लेकिन स्पीकर ने कहा कि चूंकि इसका इतना विरोध है, इसलिए स्पीकर के वोट से वो पारित हो ऐसा सही नहीं होगा, और उन्होंने विधेयक के विरोध में मतदान कर दिया कि अभी इस पर और भी बहस होनी चाहिए। तो ये माना जाता है कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं, वो किसी भी दल के साथ खड़े नहीं होते हैं। इस कारण से भी यहाँ कहा गया कि सभापति का पद है तो थोड़ा उसको प्रोटोकॉल में ऊपर स्थान मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति के रूप में वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का काम देखते हैं, तो इसलिए उसमें परिवर्तन करके उनको प्रोटोकॉल में नंबर 2 स्थान दिया गया। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से सीपी राधाकृष्णन हैं। ये संघ के पुराने आदमी हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। और जो विपक्ष है उसकी ओर से एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जो किसी दल के नहीं हैं, वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, न्यायमूर्ति थे और 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए। तो ये बहुत लंबा समय बीत चुका है 2011 के बाद, लेकिन उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की है, उनके ऊपर प्रहार किया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ कहा कि सलवा जुड़ूम को जो उन्होंने खत्म किया अपने फैसले से, इसे असंवैधानिक बताया, इससे उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। नक्सलवाद बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन इस कारण से नक्सलवाद जो है और दिन रह गया, हालांकि उसको तो खत्म होना ही है। दरअसल सलवा जुड़ूम जो है एक ग्राम रक्षा दल बनाया था वहाँ की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जिसमें कि गांव के लोगों को भी हथियार दिए गए थे नक्सलियों से लड़ने के लिए। उसके लिए राशि भी दी गई थी राज्य सरकार की ओर से, लेकिन उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस पीठ ने ये फैसला दिया जिसने सलवा जुड़ूम को असंवैधानिक बताया, उसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी थे। और फिर उनकी आलोचना एक इस आधार पर भी हो रही है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसमें कि बहुत कम मुआवजा मिला पीड़ितों को, उसमें जब दोबारा उस केस को खोलने के लिए याचिका डाली गई तो उसको खारिज करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी उसमें बी सुदर्शन रेड्डी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, उस पर विस्तार से तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात में जो मिथाइल आइसोसाइनेट का 40 टन जो है वो गैस लीक हुई और उसमें 3000 लोग तो तुरंत उस समय मारे गए और 15,000 लोग एक सप्ताह के अंदर मारे गए। 5,74,000 लोग उसमें अपंग हो गए। वैसे गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 25,000 लोग मारे गए और 5.25 लाख से काफ़ी अधिक संख्या में लोग अपंग हुए। लेकिन इसके लिए मात्र 47 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला और उसी पर इस मामले को भारत सरकार द्वारा सल्टा दिया गया। यहाँ देखिए कि 2010 में 20 अप्रैल 2010 को अमेरिकी कामगार 11 अमेरिकन वर्कर जो है सो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऑयल रिग में आग लग गई थी, उसमें वो मारे गए थे। तो उसके लिए अमेरिका ने $1.5 अरब की मांग की थी मुआवजे के रूप में और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बहुत उस पर हर्जाना लगाने की भी धमकी दी थी, जो और भी ज़्यादा बहुत बड़ी राशि थी। लेकिन यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। उसका एक अलग इतिहास है जिसके बारे में विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक जस्टिस वर्सेस जुडिशियरी में लिखा है, जो ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित है। उसमें बहुत विस्तार से हमने दिया है कि न्यायपालिका की ओर से उसमें क्या खेल किया गया। लेकिन उस पीठ में सुदर्शन रेड्डी थे, तो ये सत्ता पक्ष के लोग उन पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है विपक्ष की ओर से
पुरस्कार मिला है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो 14 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए इतने सालों को जो है कूलिंग ऑफ पीरियड माना जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। राधा कृष्णन संघ के आदमी हैं और इस बार जिस तरह से अनुभव रहा भारतीय जनता पार्टी का जगदीप धनखड़ के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, और उसके पहले सत्यपाल मलिक का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, बाद में आए, उनको राज्यपाल बनाया गया, और जिस तरह से खुल्लम खुल्ला वो सरकार पर प्रहार करने लगे, तो इसके बाद संघ ने भी जो है प्रताड़ित किया था, बिल्कुल उलाहना दिया था सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, अगर तुम संघ के बाहर के लोगों को लाते हो तो इसी तरह के परिणाम मिलेंगे। इसलिए ये तो बिल्कुल साफ हो गया था कि इस बार जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो कोई संघ का पुराना आदमी ही होगा, और इसी कारण से उनको जो है सीपी राधाकृष्णन, फिर उनकी जाति भी जो है वो अन्य पिछड़े वर्गों जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसमें वो आते हैं, गांधौर जाति उनकी है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जो है सो दोनों ने प्रत्याशी अपना तय किया है। वैसे तमिलनाडु से भी प्रत्याशी देने की बात हो रही थी विपक्ष के द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी ने एम.के. स्टालिन को फोन करके कहा कि चूंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से तमिल का ही नाम आया है, इसलिए आप अगर तमिल को बनाना चाहते हैं तो फिर तमिल बनाम तमिल जो है वो ठीक नहीं होगा, संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो इसके बाद जो है बदला गया और पी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के हैं, वो जो है इंडिया ब्लॉक जो है उसकी तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वैसे स्टालिन के लिए थोड़ा सा ये जो है मामला पेचीदा हो सकता है, क्योंकि एक तमिल का विरोध करना उपराष्ट्रपति के लिए वहाँ की राजनीति पे उसका क्या असर होगा ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा जो है सो एक राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि एक तरह की परेशानी उनको हो सकती है। अभी तक 14 उपराष्ट्रपति हो चुके हैं और ये जो चुनाव हो रहा है ये 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ये कार्यकाल के पहले होने वाला पहला चुनाव नहीं है। इसके पहले वी गिरी जो थे उपराष्ट्रपति 1969 में, तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। वो बड़ा ही दिलचस्प वो भी घटनाक्रम है, क्योंकि जाकिर हुसैन का निधन हो गया था वो 3 मई 1969 को, और जैसा कि प्रावधान अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। उस समय फिर राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो कांग्रेस की ओर से नीलम संजीव रेड्डी प्रत्याशी बनाए गए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और विभिन्न राज्यों में भी थी। लेकिन कांग्रेस संगठन के अंदर जो दबदबा था वो कांग्रेस सिंडिकेट का था, जो मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, कामराज, इस तरह के लोग थे, अतुल्य घोष। तो उन्होंने तय कर दिया, इंदिरा गांधी को नीलम संजीव रेड्डी पसंद नहीं थे, तो उन्होंने एक नाम चला दिया वी गिरी का। वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के प्रत्याशी हो गए, और उसमें इंदिरा गांधी ने किसी और से कहवा दिया कि जो सांसद और विधायक हैं वो अपनी आत्मा की आवाज़ पर वोट दें, और उस चुनाव में वी गिरी जीत गए। यानी उसमें इंदिरा गांधी सिंडिकेट और इंडिकेट जो कांग्रेस के दो हिस्से थे उसमें भारी पड़ गई सिंडिकेट पे, और इंदिरा गांधी के प्रत्याशी की जीत से इंदिरा गांधी की स्थिति पार्टी के अंदर मजबूत हो गई। बाद में पार्टी ही बट गई, क्योंकि जो संगठन पे कब्जा था सिंडिकेट का, उसने इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया, यानी अपने प्रधानमंत्री को ही निष्कासित कर दिया। तो उसमें पार्टी दो भागों में बट गई, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या सिंडिकेट, और दूसरा नाम जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी वो कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, कांग्रेस आर, या उसको इंडिकेट भी कहते थे। तो इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, लेकिन उसके लिए वी गिरी को इस्तीफा देना पड़ा, उपराष्ट्रपति के पद से भी और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी। अब ये दोनों पद खाली हो गए थे, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, और वो निर्वाचन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। ये पहला मौका था। इसलिए समय के पहले भी चुनाव होता है, उस समय यही कारण बना था, और उसमें गिरी की आलोचना विपक्ष की ओर से हुई थी कि वो उप सभापति थे, राज्यसभा के निष्पक्ष थे, और फिर इस तरह से वो राजनीति के दलदल में फंसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इस कारण से उनकी आलोचना की गई। लेकिन जो भी हो, वो राष्ट्रपति बने इस्तीफा दे करके, तो उस कारण से भी उपराष्ट्रपति का फिर से जो है चुनाव करवाना पड़ गया था उस समय। और उस समय उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बने थे वो थे गोपाल स्वरूप पाठक, और वो पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। इनके पहले जितने उपराष्ट्रपति बने थे, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, सब राष्ट्रपति बने, लेकिन
गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति तो बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और उनके बाद तो खैर बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके पहले आप देख लें, वेंकैया नायडू थे, हामिद अंसारी थे, कृष्णकांत से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं बन पाए। लेकिन जहां तक जज की बात है, इस बार चूंकि एक पूर्व जज को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया गया विपक्ष की ओर से, तो इसके पहले केवल एक ही बने थे उपराष्ट्रपति, वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो मैंने कहा कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे 1979 में। उनको जो है सो एक कंसेंसस सर्वमत के आधार पर उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया गया और वो फिर उपराष्ट्रपति बने। और कोई जज उपराष्ट्रपति आज तक नहीं बना है। राष्ट्रपति चुनाव भी कुछ जज हैं जो लड़े 1967 में। उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दिया था चुनाव लड़ने के लिए, कोका सुब्बा राव। उसके बाद 1982 में जस्टिस एच.आर. खन्ना को प्रत्याशी बनाया गया, जो पूर्व जज थे। उनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया था, इसलिए वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए। और फिर 1987 में जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर को विपक्ष के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। तो अब तक एक ही जज उपराष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति कोई नहीं बना है। जस्टिस भगवती का नाम बहुत चला था और इस कारण से उन पर कई आरोप भी लगे थे। उनको लगता था कि उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, इसलिए वो ऐसे फैसले दे रहे थे जिससे सरकार खुश हो। बंधुआ मुक्ति मोर्चा में जिसमें उन कि अपने फैसले का अनुपालन नहीं हुआ था, कंटेम्प्ट भी हुआ, लेकिन उसमें जो अवमानना की सुनवाई हो रही थी उन्होंने 72 स्थगन दिया था और यही आरोप लग रहा था कि सरकार के खिलाफ कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो जज तो एक ही बने हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोई भी नहीं बना है। अब एक फिर प्रत्याशी हैं, 9 सितंबर को जो है वो गिनती के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये जो स्थिति है उसमें साफ है कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत लगभग सुनिश्चित है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।